नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेज में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में व्याकरण के तहत क्या क्या अध्ययन किया है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। उनसे जितने प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में वो सब हम लोगों ने देख लिया, सॉल्व भी कर लिया। अब आइए हम लोग विसर्ग संधि पढ़ते हैं। तो विसर्ग संधि के बारे में ध्यान दिया जाए। देखिएगा, नाम है विसर्ग, ध्यान देना है, विसर्ग संधि। अच्छा, विसर्ग संधि किसे कहते हैं बताएंगे? विसर्ग का जो हम वर्णमाला में मात्रा का रूप देखते हो कैसा होता है जानते होंगे। विसर्ग में आप जानते होंगे दो बिंदु होती होगी ऐसे ना, यही विसर्ग है ना। इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है वर्णमाला में? अयोगवाह के तहत। अयोगवाह में दो वर्ण आते होंगे, ये आप जानते होंगे सभी लोग। एक आता है अनुस्वार और दूसरा आता है विसर्ग। अयोगवाह ये बताया गया होगा, यानी अयोगवाह के अंतर्गत, अयोगवाह के अंतर्गत आता है, ध्यान देना है। अच्छा, विसर्ग संधि किसे कहते हैं अगर आपको परिभाषा के रूप में देखा जाए तो क्या बताएंगे? तो लिखिएगा परिभाषा, यदि विसर्ग के बाद, ध्यान देना, अगर यहां समझना आपको तो यहां ऐसे समझ लीजिएगा, ये विसर्ग यहां लिखा है ना, तो ऐसे आप यहां ऐसे करके लिख सकते हैं ना। यदि विसर्ग यानी ये समझना है के बाद स्वर या व्यंजन, ध्यान देना है, क्या स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर, यानी यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में हुए परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। अब हुए परिवर्तन को आप यहाँ या विकार भी समझ सकते हैं, या विकार को, बात वही है, ध्यान देना है। स्वर यहाँ लिखा गया और यहाँ व्यंजन लिखा गया। स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का मेल होता था। व्यंजन संधि में बताया गया है व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन आने पर। लेकिन विसर्ग संधि में क्या पढ़ेंगे? यदि विसर्ग के बाद, यानी विसर्ग देख ही रहे हैं ये है, के बाद स्वर कोई आए या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग में हुए परिवर्तन, यानी जो विसर्ग में परिवर्तन होगी, चेंजिंग होगी, उसे क्या कहा जाएगा? विसर्ग संधि। अच्छा, ये बताइए विसर्ग की क्या विशेषता है? कुछ पता है? कोई विशेषता बताइएगा। विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आता है, कभी भी व्यंजन के बाद नहीं आता। जैसे समझिएगा, हम लोग बोलते हैं कोई शब्द, आप जिसे प्रातः बोलते हैं आप ना, प्रातः, जैसे आप कहते हैं दुह, जैसे आप कहते हैं मनः। अब इसमें क्या लग रहा है कि ता के बाद विसर्ग है या क्या दा के बाद विसर्ग है? जैसे यहां ना के बाद विसर्ग है? नहीं, यहां स्वर के बाद विसर्ग है। देखिए इसमें क्या है, ता में समझिए आ है, इसके बाद विसर्ग है। यहां देखिए ऊ के बाद विसर्ग है। आप पढ़ते हैं इसको दुह, द ऊ ह, तो यही होता है ना दुह। इसे प्रातः, इसे मनः, जिसे दुख में कहते हैं ना। तो अब समझ गए होंगे, मतलब विसर्ग की एक विशेषता है क्या, कि ये हमेशा किसके बाद आता है? स्वर के बाद आता है। व्यंजन के बाद कभी भी विसर्ग नहीं आता। कोई भी शब्द आप सोच कर देखिए, कोई भी, जैसे आप आशीष कह दिया जाए, आशीह, ठीक, जैसे आप कहा जाए निह, तो ध्यान देना, निह, नीह, तो ना के बाद ई आ रहा है, फिर विसर्ग आ रहा है। यहां पर आशीह,
तो आ सी सा है, फिर इसके बाद ई है, इसके बाद विसर्ग है। यानी विसर्ग जब भी आता है तो किसके बाद आता है? स्वर के बाद आता है हमेशा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इससे आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो बात समझ गए होंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं कि यदि विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो, यदि विसर्ग का, इसको फिर शॉर्टली समझिए, यदि विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो तो जो विसर्ग में विकार या परिवर्तन होता है विसर्ग संधि कहलाता है। बात समझ गए होंगे। चलेगा, इसको भी आप रूल में लिखिएगा। नियम लिखिए, नियम फर्स्ट, यानी प्रथम नियम लिखिएगा। ठीक है, विसर्ग का ओ होना, देखिएगा ओ वाला ओ मत लिखिएगा, सुने ना, ओ से ओखली वाला लिखिएगा, वहां पे ओ की मात्रा मत लगाइएगा, ठीक है ना। क्या लिखना है? विसर्ग का ओ होना। तो उसमें क्या करेंगे आप, कैसे लिखेंगे आप? हिंट डालिएगा, विसर्ग का ओ होना। ध्यान देना, हमने बताया यहां पर वहां पे ओ की मात्रा नहीं लगाना ना, ए ओ से ओखली वाला लिखना है। अब विसर्ग का कब ओ हो जाता विसर्ग, इसी के बारे में समझना है आपको। तो लिखिएगा, यदि विसर्ग से पूर्व, पूर्व माने पहले, अ हो और बाद में किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण। अच्छा, तीसरे वर्ण में कौन कौन आते हैं? एक कोष्टक में लिखिएगा, क्या आएगा, यानी ग, ज, ड, द, ब, यही ना, ग, ज, ड, द, ब। फिर काम लगाइए चौथे वर्ण, तीसरा वर्ण चौथा लिखिएगा, चौथा वर्ण। चौथा वर्ण में कौन कौन आएगा, यानी घ, झ, ढ, ध, भ। फिर कामा लगाइएगा, देखिए पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण। तो पांचवें वर्ण में क्या आएगा, ङ, यानी पहले ङ लिखना है ना, ङ, य, ड़, न, ये आए। अथवा आगे समझिएगा, य, र, ल, व, ह, अथवा कर लीजिए, अथवा अ आए, छोटा आ, फिर अ आए तो आपकी भाषा में ना ह्रस्व अ आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। यही लिखना था, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, फिर बता रहे हैं। यदि विसर्ग से पूर्व अ हो, यानी छोटा अ हो, और बाद में क्या है, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, यानी तीसरा माने गा जा डा दा बा, चौथा माने घा छा ढा धा भा, पांचवा माने ङा अड़ा नामा, यह अंतस यारा लावा, हा भी आएगा या छोटा आ है। इसको समझने के लिए आप समझिएगा, जो इधर बताया जा रहा है इसे आप ये समझिएगा, बाद वाले में जो आ रहा है इसको आप हस प्रत्याहार समझ सकते हैं। इसमें हस प्रत्याहार जुड़ा हुआ है, हस ऐसे ही होता है ना, हस, हस प्रत्याहार बताइए कौन कौन वर्ड आते हैं कमेंट बॉक्स में। अब जैसे यहाँ देखिए हा से लिया जा रहा है, थोड़ा आपको हिंदी में लिखा गया है हा वाला, ठीक। तो हा हिंदी के सीक्वेंस में है, लेकिन प्रत्याहार में जाएंगे हा से शुरू होता है। तो देखेंगे इसमें क्या बनता है, ह या वरट, लण, यमंगड़नम, झभई, घड़धस, जब गढ़दस, यहाँ तक आएगा ना। तो यहाँ तक मिलाकर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
जो माहेश्वर सूत्र हैं। अच्छा, माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है, बस समझ गए होंगे। उसमें पाणिनि कौन है, पाणिनि के बारे में क्या जानते हैं, शुद्धवर्तनी लिखिएगा, कई बार पूछा गया। चलिएगा, आप समझिएगा, इसलिए मैंने बताया कि अगर आप भूल जाएं तो ये समझिए कि विसर्ग के पूर्व यदि ह्रस्व आ हो और बाद में हस प्रत्याहार आ जाए, इसमें इस सूत्र के तहत आप समझिएगा, हस इचा एक सूत्र है विसर्ग संधि में, आप पढ़े होंगे, उसी सूत्र को समझिएगा यहाँ फॉलो किया जा रहा है। तो आप लिख लीजिए, फिर उसको बताया जा रहा है अच्छे से। यदि विसर्ग के पूर्व ध्यान देना है पहले अ हो, यानी जैसे विसर्ग है इसके पहले यहाँ आ हो और बाद में किसी भी वर्ग का, तो इसको आप समझ कर बताइएगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। चलेगा, विसर्ग संधि में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा ना, एकदम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एकदम आसान हो जाएगी ये संधि, इसमें जरा भी आपको हेजिटेट नहीं होना है। चलेगा, अब इसमें जो आप पढ़े हैं उसको समझिएगा। उसमें ये बताया गया कि यदि विसर्ग से पूर्व, यानी ऐसे विसर्ग हो, इसके पहले क्या हो, ह्रस्व आ यानी छोटा आ जिसे आप कहते हैं, आ हो ऐसे, और कार्य बाद में, बाद माने यहाँ चीड़ फाड़ का निशान लगेगा, मरहम पट्टी, बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी ग ज ड द ब, फिर लिखा गया चौथा वर्ण यानी घ झ ढ ध भ, फिर लिखा गया पांचवा वर्ण यानी ङ ञ ड़ न म, फिर लिखा गया है अंतस्थ वाला यानी य र ल व, एक और बताया गया इसमें और जोड़ेंगे ह और एक ह्रस्व आ, इसके बारे में चलिए। अगर इतना वर्ण आए तो जो विसर्ग होगा, ये समझिए, इसको जोड़कर समझिएगा, ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब कैसे होगा समझिएगा, इसी विसर्ग में संस्कृत में जाएंगे तो यहाँ कई सूत्र काम करता है। विसर्ग जो है यहाँ से रा होगा, रू का फिर ऊ का लोप हो जाएगा, रा बचेगा, रा का फिर ऊ हो जाएगा, और आ धन ऊ बराबर ओ। तो कुछ बात समझ में आ गई, तो अब समझिएगा इसी को। अब हिंदी में सीधा सीधा देख लिया जाता है। अब लिखिएगा उदाहरण, जैसे आप लोग लिखिए यशोदा, लिखिएगा, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा आप लोग, यशोदा, सभी लोग करके दिखाइएगा तभी बताया जाएगा। यशोदा लिखिएगा, यशोदा का संधि विच्छेद कीजिएगा सभी लोग, और इसे दिखाकर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तभी बताया जाएगा। यशोदा, चलेगा, बताएंगे तभी आगे बढ़ा जाएगा। यशोदा कैसे बनेगा शब्द, ये ध्यान देना आप लोगों को। चलेगा, क्या बनाए आप लोग भी, हाँ चलिए, हिंदी में सीधा सीधा यहाँ लिखा जाएगा, ध्यान देना आपका, ये हो जाएगा यशः धन द। अब देखिएगा ये दा आ गया ना यहाँ, ये वाला पाला, बस सीधा सीधा बन गया क्या, यशा धन दा। और कुछ लोग क्या सोचे होंगे, अच्छा ट्रिक से कुछ लोग सोचते हैं जिसमें ओ आए, जो आपको बता देते हैं कौन सी संधि, गुण संधि ना, ये और ओ आता है ना, तो कुछ लोग क्या बना रहे थे, यस यस धन उदा, और कुछ लोग ओदा भी बना रहे थे। तो उदा और ओदा नहीं होगा, ध्यान देना, कुछ लोग इसको यस धन उदा भी बना रहे थे, आ धन उ बराबर ओ, और कुछ लोग ओदा भी बना रहे थे, तो ये सब मत बनाइएगा यहाँ। यशः धन दा, इसका मतलब ही होता है यश को देने वाली, यश को प्रदान करने वाली, यशोदा। यशोदा किसकी माता थी या मैया थी, तो कैसी माँ थी, पालन करने वाली या जन्म देने वाली, तो चलिएगा, समझ गए होंगे बात, ठीक। तो अब समझिएगा यशोदा कैसे बना, यशा धंधा। अब थोड़ा संस्कृत में जाएंगे, जो कांता प्रसाद गुरु हैं इसको दो ढंग बनाते हैं, यशा धंधा, और इसी को बराबर कर देते हैं वो ये लिखते हैं यशस धन द। अब कहेंगे यशस धन,
इसी को संस्कृत में जाएंगे, अगर संस्कृत में आपको जो सूत्र है हसिचा उसमें ऐसे ही होगा। यशोदा का अगर पूछा जाएगा संस्कृत में तो पहला खंड आपको विसर्ग वाला नहीं है, ये हिंदी के लिए ध्यान देना है, लेकिन इसको यही बराबर समझिएगा। अब ये कहेंगे कैसे, अब समझिएगा, जो लोग संस्कृत को ध्यान दे रहे होंगे वो समझेंगे यहाँ गौर से। हिंदी का तो काम यहाँ से चल गया, ये साधनदा हो गया, लेकिन थोड़ा संस्कृत में ध्यान देंगे। और कामता प्रसाद गुरु जो हैं वो दोनों बात रख रहे हैं। अगर ऐसा विकल्प ना हो, ऐसा विकल्प मिले तो भी आप टिक कर दीजिएगा, अगर ये वाला ना दिया ये वाला दे दे। अब कहेंगे कैसे ये बन रहा है, तो देखिएगा इसमें सूत्र चलता है कहीं, हमने बताया हसिचा सूत्र है, तो उसके तहत समझिएगा जैसे सा बन रहा है, इस सा का रू आदेश हो जाता है, रू में उ लोप हो जाता है, रा बचता है। यानी थोड़ा आपको बता दें, यहां पर क्या बचेगा, रा बचेगा। ठीक, रा में क्या हो जाएगा, रा में बताइएगा, ये जब रा बचेगा उ गायब होगा, हलंत हो जाएगा, फिर इसका लोप होकर अब समझिएगा यहां ऊ हो जाता है, क्या हो जाएगा, ऊ। अब समझिए गौर से, ये ऊ है ना, ऊ हो गया, और इसमें क्या छुपा, छोटा आ है, गौर समझिएगा, छोटा आ और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, छोटा आ इसमें है ना सा में, तो ए और ए ऊ, ये आद गुण से बन रहा है ना, गुण संधि यहां जुड़ गई। फिर अब आधन ऊ बराबर ओ हो गया, तो यशो हो गया, सा गायब हो गया, दा इधर बचा है, तो बन गया यशोदा। तो समझ गए, इतना लंबा प्रोसेस बन जाता है। तो जैसे उसमें आ जाएगा तपह धन बल हिंदी में, लेकिन वहां तपस धन बल हो जाएगा तो भी चल जाएगा, बस 60 में ऐसे समझिएगा। उस सा का इतना लंबा सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं। अगर विकल्प में इसको ऐसा भी दे तो आप इसे टिक कर लीजिएगा। और संस्कृत में जो लोग अगर टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे वो लोग जानते होंगे इस बात को। यानी ये भी हो जाएगा यशस धन द, बात समझ गए होंगे, चलेगा। अब कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अगला लिखिएगा मनोज। अब देखिएगा मनोज, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा से देखिएगा यहां से हमने ले लिया, तो ये हो जाएगा मनः धन जा, हो गया मनोज। अब यही मनस धन जा हो जाएगा किसमें, अगर इसको यहां भी ऐसा भी मिल जाए मनस धन जा तो भी हो जाएगा। मतलब आप इसको अपने मन में सेट कर लीजिएगा, इसके बराबर इसके। अब ये हिंदी का जो रजिस्टर्ड पुस्तक है उसमें दिया हुआ, इसलिए इस तहत बता रहे हैं। पहला स्टेप तो ये मिल जाएगा, लेकिन ध्यान देना अगर ऐसा भी मिले मनः धन जा तो भी सही, मनस धन जा तो भी सही। अब इसमें लंबा सूत्र हो जाता है और फिर ये बनकर ऐसा का अंत में आते आते ऊ हो जाता है, और इसमें ना का आ धन ऊ बराबर हो, और यहाँ सीधा सीधा दिख जा रहा है। ठीक, और लिखिएगा उदाहरण, लिखिए मनोबल, बनाइएगा मनोबल। अब देखिए बा वाला देखा जा रहा है, मनोबल बनाइएगा। मनोबल में कैसे होगा, तो हो जाएगा मनोबल। तो देखिए बा हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मनः धन बल। अगला लिखिएगा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। अब देखिएगा ये वा वाला ले लिया गया, तो क्या हो जाएगा मनः धन विज्ञान, तो विसर्ग के स्थान पे सीधा सीधा ओ हो गया। देखिए मनोरथ बहुत बार पूछा गया है ये भी शब्द, तो देखिए ये रा को ले लिया जा रहा है, तो हो जाएगा मनः धन रथ, क्या हो जाएगा मनोरथ। और इसी को हमने फिर बताया, वही सा वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा मनस धन रथ, हलंत रहेगा तब, तो मनोरथ तब भी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रही बात है ना। चलिए ठीक है, और कुछ बनाइएगा सब। अच्छा मनोज हमने पूछा, ये बताइएगा मनोज किसका पर्यायवाची है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मनोज किसका पर्यायवाची है। चलिए अगला लिखिएगा और शब्द, लिखिए आशीर्वाद, बहुत बार पूछा गया, गलत हो जाए, आशीर्वाद इसमें नहीं आएगा, वर्तनी लिखकर दिखाइएगा आशीर्वाद, इसके बाद वाले में है, हम वो बताएंगे आपको अच्छे से। तो चलेगा, बनाते रहिएगा और शब्द बनाइएगा। लिखिए मनोहर,
बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। मनोहर। आशीर्वाद इसमें नहीं है, आशीर्वाद वर्तनी लिखने के लिए बोला गया। बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया, कुछ लोग गलत लिखते हैं, इसको सावधान दीजिएगा। मनोहर का बनाइएगा। मनोहर का अर्थ क्या बनेगा ये भी बताइए गौर से। मनोहर का क्या अर्थ बनेगा? हाँ, और बनाइएगा। हाँ बनाइएगा। पयोद, चलिए आप भी लिखिए पयोद। पयोद बहुत बार पूछा गया, ये क्या होगा? पयः धन द, इसका अर्थ भी बताइएगा। पयोद का क्या अर्थ होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पयः धन द, तो समझेगा। ऐसे काफी शब्द बन जाएंगे, तो आपको ये चीज समझ गए होंगे। ये सूत्र यही कह रहा है कि यदि विसर्ग के पूर्व ह्रस्व आ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, अंतस्थ या अलावा अथवा ह या छोटा आ है, तो जो विसर्ग होता है उसके स्थान पर सीधा सीधा ओ हो जाता है। बात समझ गए होंगे? कोई दिक्कत? चलेगा। अब आगे लिखिएगा। एक वर्तनी कई बार पूछी गई है, उसको लिखिएगा, फिर वर्तनी के बाद ही बताया जाएगा एक शब्द। वर्तनी लिखिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, एक तरीका दे रहा हूं। जैसे भगवान शिव ने अर्जुन को वरदान दिया, तत्पश्चात भगवान शिव डॉट 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 हो गए। विकल्प दे रहा हूं। अंतर्धान, अंत्य ध्यान, अंतर ध्यान, अंतोधान, अंतर्धान। 5 विकल्प दिए हैं, आप समझिएगा, आप बनाइएगा, शुद्ध लिखिएगा। दिखाइए सभी लोग। चलेगा, लिख चुके हैं, चलेगा। अब उसे वर्तनी को जो लोग या ऐसे ही लिखे हैं, मान लीजिए उस संदर्भ में ए वहां नहीं चलेगा, ठीक। वहां पर लिखना शुद्ध क्या था? और तो लोग कई ढंग से लिखे होंगे ना, आपको शुद्ध वहां पर था अंतर्धान, यही शुद्ध होगा। ये कई बार वर्तनी पूछी गई है, तो चलिएगा लिखिएगा, फिर मैं बता रहा हूं। लिखिए अपवाद, या नोट में लिखिएगा अपवाद। अपवाद में लिखिएगा। लिखिए अपवाद में अंतः और पुनः में विसर्ग का र हो जाता है। ओ नहीं। ध्यान देना है। अगर जो अभी पहले आप नियम पढ़े हैं, अगर अंता और पुनः दो शब्द ये मिल जाएं, तो ध्यान देना है। विसर्ग देखिए, विसर्ग के पहले इसमें भी छोटा है ना, विसर्ग के पहले इसमें छोटा है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, अंता और पुनः में रूल लागू नहीं होता, मतलब ये नियम फॉलो नहीं हो पाता। इसलिए अंता और पुनः में विसर्ग का रा हो जाता है, ओ नहीं होगा। और मतलब यहाँ लिखा गया ओ नहीं, यानी विसर्ग का क्या हो जाता है? र हो जाता है। अब देखिए यही शब्द यहाँ बन रहा है, इसका विच्छेद कीजिएगा अंतर्धान का, यही लिखिएगा उदाहरण में। नीचे लिखिए जैसे अंतर्धान, अंतर्धान, यहाँ धान वाला वो मत समझिएगा, जो धान की रोपाई उपाई हो रही है ना, ऐसा मत सोचिएगा। तो चलेगा, इसको नोट करके समझिएगा, फिर बता रहे हैं। लिखिए अंतर्धान, बनाइएगा शब्द को। जैसे इसका विच्छेद क्या किया अंतर्धान का? ये होगा अंतःधन धान।
देखिए यहाँ विसर्ग का रा होगा, रा में हलंत लगेगा, तो जब इसे रा में हलंत लगाएंगे तो हलंत वाला जब यहाँ विसर्ग का रा हो जाएगा, ऐसे बनेगा ये अंतर्धान, यही तो हुआ। अब इसको जब ऐड करेंगे तो जो रा दिख रहा है इस पर आ जाएगा, वही हो गया बराबर अंतर्धान। बात समझ गए होंगे। लिखिए नेक्स्ट, कई बार पूछा गया है एक वर्तनी, पुनर्जागरण। लिखिएगा पुनर्जागरण। अच्छा देखिए कुछ लोग हाँ गलत भी लिख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं, गलत है। इस सही क्या होगा, ये गलत लिखा गया, इसलिए बता रहे हैं कुछ लोग जो गलती कर रहे हैं, ये यहाँ होगा। अगर ऐसे आप लिखेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, तब इसको आपको ना के पहले पढ़ना पड़ेगा, ये यहाँ होगा, तब जाके आप जाके पहले पढ़ेंगे, होगा पुनर्जागरण। और अगर कुछ और समझेंगे तो गलत हो जाएगा, और इसके पहले होगा तो पूरन जागरण। पूरन पढ़ेंगे कि पुनर पढ़ेंगे, पूरन पढ़ना हो तो ऐसे कर लीजिए, तो पूरन तो होता नहीं है, पुनर्जागरण होता है, तो ऐसे शुद्ध होगा। तो इसका विच्छेद कीजिएगा आप लोग, ये हो जाएगा पुनः धन जागरण। बात समझिएगा। अब यहां समझिएगा, आपको क्या बताया गया है, अंता और पुनः दो शब्द ऐसे हैं, जब ये आएंगे तो जो विसर्ग आप देखिएगा रूल वही है, विसर्ग के पहले देखिए छोटा आ है, यहाँ भी, और बाद में देखिए किसी वर्ग का तीसरा चौथा में देखिएगा तीसरा भी दिख रहा है, तो विसर्ग क्या हो जाना चाहिए था, जैसे मनोज में आपका हुआ था ना मनाधंजा, तो ओ हो गया था, लेकिन यहाँ ओ नहीं होगा, यह अपवाद का कार्य कर रहा है, क्योंकि पुनः और अंता में नियम फॉलो नहीं होता। तो यहाँ क्या हो, विसर्ग के स्थान पे रा हो जाएगा, तो जैसे हो जाएगा पुनर् और इधर जागरण। जब इसको ऐड करेंगे तो ये जो रा है ये सीधा जा पे चला जाएगा, हलंत युक्त है ऐसे, तो इसलिए ये बन जाएगा ऐसे। अच्छा ये बताइएगा पुनर्जागरण किसे कहते हैं, पुनर्जागरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बहुत चर्चित शब्द है, जिसे आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे उसमें भी पुनर्जागरण शब्द आता है। हिंदी के किस काल को पुनर्जागरण कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो उत्तर दिया जाएगा उसका। हिंदी के किस काल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है, और एक और प्रश्न बनता है जागरण सुधार काल, और हिंदी के किस काल को जागरण सुधार काल कहा जाता है, और उनका समय क्या है, टाइम पीरियड वो भी बताइएगा, और किसके नाम पर पड़ा है, उसका अन्य नाम जो है किन किन विद्वानों के नाम पर पड़ा है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक प्रश्न ये बहुत कई बार पूछा गया है कि पूरे जैसे वर्ल्ड में पूछा जाए पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन है, या पुनर्जागरण का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ, किस नगर में, क्या आपको पता है। पुनर्जागरण का सर्वप्रथम प्रारंभ इटली में होता है, वहाँ के कवि दाते हैं, दाते की पुस्तक बताइएगा, वो कवि हैं तो पुस्तक बहुत चर्चित है, कई बार एग्जाम में पूछी गई, तो इसको लिखकर इस बात को जरूर बताइएगा चलेगा। पुनर्जागरण को अंग्रेजी में रिनेशा कहा जाता है ना, तो समझ गए होंगे। तो अब समझिए पुनर्जागरण के बाद लिखिएगा पुनर्जन्म, विश्वास करते हैं कि नहीं पुनर्जन्म में आप, तो लिखिएगा पुनर्जन्म, इसके बारे में हाँ शुद्ध कैसे लिखेंगे, ये भी हो जाएगा पुनः धन जन्म, तो विसर्ग का जो रा होगा इस पर चला जाएगा, तो पुनर्जन्म देखिए ऐसे लिखा जाएगा पुनर्जन्म। देखिए पुनर्मुद्रण बहुत बार पूछा गया है, पुनर्मुद्रण, ये पुनः धन मुद्रण, तो क्या हो जाएगा ऐसे पुनर्मुद्रण, शुद्ध ऐसे ही होगा ना, सबको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, फिर आपको बताई जा रही बात अच्छे से लिखिएगा पुनर्मुद्रण। अच्छे से लिख लीजिए सभी लोग।
एक शब्द और है, थोड़ा क्लिष्ट लगता है, बहुत लोग कुछ त्रुटि कर जाते हैं, जोड़कर बताइएगा। अंतः धन अग्नि, इसे जोड़ना है। अंतः धन अग्नि, उसको जोड़कर बताइएगा क्या बनाएंगे। अंतः धन अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर कुछ लोग गलती कर बैठते हैं। अंतः धन अग्नि, चलिएगा जोड़कर बताइएगा, शुद्ध वर्तनी लिखकर दिखाइएगा, क्या बनेगा। हाँ, गलत, ये बनेगा अंतरग्नि। आप देखिए कैसे बनेगा, पहले यहाँ आपको बता दें। ये देखिए हुआ अंता है, तो जो विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, रा में हलंत रहेगा, और इधर अग्नि है ना, उधर देखिए व्यंजन से जुड़ रहा है, तो ए आ जब इसमें आएगा तो ए रा पूरा हो जाएगा, यानी रा और आ मिलकर रा पूरा हो गया ना। अब इसी को ऐड कीजिए, यहाँ ये हुआ अंत, और इधर अंतरग्नि। अभी तक क्या बता रहे थे, ऐसे करेंगे तो गलत करके चले आएंगे, तो ये क्या बनेगा ऐसे, यही अंतरग्नि। बात कुछ समझ में आ गई। अब देखिए गलती ना हो, आप गलत ना लिख सकें, एग्जाम में सही कर सकें, इसलिए इतनी बातें बताई जा रही हैं। तो आज इतना ही, फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।